Hello everyone, welcome back to Simran classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So जैसे कि बच्चों हमें पता है कि हम अपनी जर्नल एंट्रीज को कवर कर रहे थे और इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव कवर्ड कंपाउंड एंट्रीज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सारी कंपाउंड एंट्रीज कवर कर ली हैं। हमने पिछली वीडियो में कवर करा था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट के बारे में, और उसके बाद हमने उसकी एंट्रीज करके देखी थी। जिसने भी उस वीडियोज़ को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और वीडियो का आइकन बटन ये रहा, तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी बाकी की कंपाउंड एंट्रीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों अब जो हमें कंपाउंड एंट्रीज देखनी है वो हम देखेंगे 6-7 हैं, कवर हम सारी करेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर एक भी रह जाएगा तो हमारा प्रॉमिस तो अधूरा रह जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें आज देखनी है वो है बैड डेट्स, कि बैड डेट्स होते क्या हैं। ऑलरेडी हम इसके बारे में कर चुके हैं, क्या कहाँ पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में? हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में 2 जगह। एक तो हमने टर्म्स जब डिस्कस करी थी तो हमने बैड डेट्स को डिस्कस करा था, एंड सेकेंडली हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन वाली वीडियोस में भी इसको कवर करा हुआ है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो उन वीडियोस को भी जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा और आइकन बटन आपके सामने है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब हमें देखना है कि बैड डेट्स की एंट्री करते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैड डेट्स है कहाँ पर। बैड डेट्स कहाँ से बना? हमारे डेटर का ही तो फॉर्म है ना ये बैड डेट्स। जब डेटर हमें पैसे देने से मना कर दे, मतलब डूब जाए, तो हम क्या कहते हैं, उन्हें बैड डेट्स मान लेते हैं। अब डेटर का क्या बैलेंस होता है बेटा? डेटर का बैलेंस होता है डेबिट। तो जब जब हमारे पास बैड डेट्स आया, इसका मतलब हमारे डेटर क्या हो गए? कम हो गए। हुआ कि नहीं? अब मेरे पास है 50,000 के डेटर, अब उसमें से मेरे पास आ गए 10,000 के बैड डेट्स, मतलब 10,000 लोगों ने मना कर दिया मुझे पैसे देने से, क्योंकि वो दिवालिया हो गए। दिवालिया मतलब पैसा ही नहीं बचा, ठन ठन गोपाल माल्या हो गए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी? माल्या को तो पकड़ के लाके मैं पैसे ले सकती हूँ क्या? नहीं, क्योंकि उसने तो पहले डिक्लेयर कर दिया कि है ही नहीं मेरे पास पैसे, ले लो कैसे लोगे, है ना। तो अब जब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? नुकसान को भरेंगे। अब उस नुकसान को हम कैसे भरेंगे? तसल्ली से। उस तसल्ली को कैसे देखेंगे? देखो, 10,000 रुपये तो मेरे को नहीं मिलेंगे, गए वो। इसका मतलब मेरा जो डेटर आज की डेट में 50,000 है, अब उसको क्या कर दूँ? 40,000 रुपये रख दूँ। अब 40,000 रुपये करने के लिए मुझे इसे डिक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब डेबिट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ऑब्वियस है, तो एक काम करते हैं, डेबिट कर देते हैं। कितने अमाउंट से? क्या मैं 50 के 50 लिख दूँ, मतलब 50 हो गए? नहीं, कितने गए? सिर्फ और सिर्फ 10,000 गए। तो एक काम करा, मैंने लिख दिया 10,000 कि अब मेरे इस डेबिट को क्रेडिट कर दो 10,000 से। पर किस वजह से मैं कर रही हूँ उसको डेबिट? क्योंकि मेरे पास आ गए बैड डेट्स। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा लॉजिक बताऊँ ना बच्चों आप लोगों को, तो वो होगा कि बैड डेट्स मेरे लिए क्या बना? मैं उस नुकसान को भर रही हूँ, लॉस बन गया था मेरे लिए। बना था कि नहीं बना था? अब ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ चलो। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता था? ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिट। तो बैड डेट्स क्या होना था? डेबिट होना था। तो अभी भी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो इसी एक एंट्री में हमने मॉडर्न भी देख लिया और ट्रेडिशनल अप्रोच भी देख ली, और हमारी एंट्री भी यहाँ पे तैयार है। अभी नरेशन बाकी है। नाउ अब ये हो गई कंप्लीट। तो हमारे बैड डेट्स वाला कॉलम हमने कर लिया कवर। अब कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो बैड डेट्स है ना बच्चों, अगर इनके पास दोबारा पैसा आ जाए और अगर अच्छे इंसान भी हैं तो बोलते हैं कि चलो हम आपको कुछ रिटर्न कर देंगे। पूरे 10,000 भी कर सकते हैं, 6,000 भी कर सकते हैं, 5,000 भी कर सकते हैं, मतलब 10,000 से नीचे भी कर सकते हैं और 10,000 भी कर सकते हैं। तो हमने तो इन्हें अपना खर्चा बना लिया, हमने तो इन्हें अपने लॉस में दिखा दिया। अब 3-4 साल बाद अगर तुम पैसे वापस देने आए तो मेरे लिए तो मुनाफा है। अब तुम 3 साल बाद आके मुझे मेरे 6,000 भी दे दोगे, 10,000 भी दे दोगे, या कुछ भी दे दोगे, मेरे लिए तो वो 1 रुपया भी फ़ायदा हो जाएगा ना। तो जब हमारे पास अगर किसी केस में कोई पर्सन जो बैड डेट्स था पैसे वापस देने आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? बैड डेट्स रिकवर। मतलब जो हमारे नुकसान थे वो अब हमारे पास वापस आ रहा है। अब वो नुकसान तो मैंने कर दिया था, मैंने तसल्ली भी ले ली थी, अब मेरे को मुनाफा दिखाना होगा। तो जब मेरे को मुनाफा हुआ, ऑल इनकम्स एंड गेन क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं। तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होगा? क्रेडिट होगा। गुड, इसको तो हमने कर दिया क्रेडिट। बट क्या मेरे डेटर बढ़ गया इसकी वजह से?
नहीं, मेरे डेटर के तो साथ कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को पैसे ज़रूर मिल गए। पैसे दिए होंगे तो कैश दिया होगा या तो बैंक दिया होगा, तो हमने तो कुछ रिसीव करा। अब रिसीव क्या करा है, या तो मैं कैश में रिसीव करूँगी या मैं बैंक में रिसीव करूँगी। अब पैसे आते हैं तो कैश क्या होता है, डेबिट होता है ना। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश असेट में बिलोंग करता है। असेट का मेन बैलेंस क्या है, डेबिट। तो हर एंगल से हमें इसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो चलिए कर दीजिए डेबिट। कर दिया मैंने यहाँ पे डेबिट और इसको कर दिया मैंने क्रेडिट। अब यहाँ पे आप वो अमाउंट लिखिएगा जितने भी वो दे रहा है, ठीक है। वो 10,000 दे रहा है तो 10,000 लिखना, 6,000 दे रहा है तो 6,000 लिखना, 1 रुपया दे रहा है तो 1 रुपया लिखना, क्योंकि हम यहाँ पे उसे अपना खर्चा बना चुके हैं, अपने आप को तसल्ली दे चुके हैं कि भैया ये तो गया। अब उसके बाद आपको कुछ भी मिल जाएगा, 1 रुपया भी मिला ना तो वो आपके लिए मुनाफा होगा, ठीक है। तो हमने अभी अभी एंट्रीज कवर करी हैं बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड की। अब जल्दी से देखते हैं अपने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें हम अपने गुड्स को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। चलिए देखते हैं उसकी ट्रांजैक्शंस कैसे बनती हैं। तो बच्चों, हमने अभी तक कर लिया है बैड डेट्स को कवर, बैड डेट्स रिकवर्ड को कवर। अब जो हम करने जा रहे हैं कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज, या तो हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री सैंपल की तरह या तो एक चैरिटी में डोनेट कर देंगे। अब इन दोनों ही केसेस में एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम होती है, बस वर्डिंग्स डिफरेंट हो रही हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट ही तो हो रहे हैं, मतलब गुड्स कम ही तो हो रहे हैं ना। अब वजह चाहे कुछ भी हो, गुड्स के साथ तो एक ही काम हो रहा है, वो तो कम ही हो रहे हैं, इसलिए इसको मैंने दोनों को एक ही कैटेगरी के अंदर डाला है। आपकी बुक्स में ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर मिलेगा, बट इसमें कोई डिफरेंट कैटेगरी है नहीं। अब देखिए, जब भी हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो गुड्स के साथ तो कोई अकाउंट होता नहीं है। गुड्स खुद कौन से अकाउंट में फॉल करता है, परचेज अकाउंट में, क्योंकि हमने उसे जब तक परचेज करा होता है। सेल तो हमने करी नहीं है, वरना मैं सेल के अंदर डाल देती। सेल कर रही हूँ क्या मैं, नहीं। यहाँ पे मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, नहीं। यहाँ तो मुझे फ्री सैंपल देना हुआ और चैरिटी में दे दिया, तो इसका मतलब सेल तो ये है नहीं। दूसरा गुड्स का अकाउंट कौन सा होता है, परचेज अकाउंट होता है, ठीक है। तो अब मैं एक काम करूँगी, इन दोनों का ट्रीटमेंट किससे करूँगी, परचेज अकाउंट से करूँगी। सिंस मुझे पता है कि मेरी गुड्स कम हो जाएंगी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो परचेज अकाउंट कहाँ फॉल करता है, परचेज अकाउंट फॉल करता है डेबिट साइड में। क्यों फॉल करता है, क्योंकि परचेज अकाउंट रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टॉक को, और स्टॉक हमारा असेट है, और असेट हमारे डेबिट साइड में ही फॉल करता है। तो परचेजेस कहाँ जाती हैं, डेबिट में। अब यहाँ पर परचेजेस जाती हैं डेबिट में, और यहाँ हो रहा है परचेजेस हो रही हैं फॉल, गिर रही हैं, तो इसका रिवर्स क्या होगा, क्रेडिट। ओके, तो जब बढ़ेगा तो डेबिट और गिरा तो क्रेडिट। तो अब इसमें क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो मेरे को क्या करना है, मुझे तो करना है क्रेडिट। तो मैं कर दूंगी परचेज को क्रेडिट। किस लिए कर रही हूँ मैं क्रेडिट, अब जो भी वजह है आपकी वो यहाँ पे लिख दीजिए। अब अगर वो फ्री सैंपल है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्री सैंपल। अब आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं और सिंपली फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, ये मेरा एक खर्चा है जो नया जनरेट हो गया, और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ जाने चाहिए, डेबिट में। तो ये मेरा खर्चा ही था ना, खर्चा ही मानूंगी, लॉस तो है नहीं, खर्चा है, तो खर्चा कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो कायदे से हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच भी फॉलो हो रही है और मॉडर्न अप्रोच भी फॉलो हो रही है। अब यहाँ पे कोई भी अमाउंट हो, जस्ट फिल कर देना कि 2000 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो यहाँ पे डाल दीजिए 2000, दैट्स इट। अमाउंट डजंट मैटर, क्योंकि हमें एक बार एंट्री पता चल जाए तो अमाउंट तो मैच होना ही होना है, जो डेबिट में लिखा वही क्रेडिट में लिखना है। अब ऑन द अदर हैंड, अगर मुझे फ्री सैंपल की जगह चैरिटी कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, चैरिटी भी मेरे लिए एक खर्चा हो जाएगा। चैरिटी अकाउंट डेबिट से 2000 से लिख देती हूँ, डेबिट कर दिया, और क्या कम कर दूँगी, परचेज़ कम कर दूँगी, क्योंकि इसका अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, परचेज़ पे पड़ रहा है। तो मैंने कर दिया परचेज़ को कम, वो हो गया क्रेडिट। सिंपल, एंट्रीज बनाना तो मुश्किल है ही नहीं, वी जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स। समझ लिया। अब चलते हैं हम अपने दूसरे वाली एडजस्टमेंट की तरफ। सो बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है गुड्स लॉस्ट इन फायर और थेफ्ट, यानी कि गुड्स का क्या हो गया, आग लग गई, और दूसरा चोरी हो गया। हो सकते हैं ना, देखी है ना हमने कि फैक्ट्रीज़ में आग लग जाती है और कभी कभार चोरी हो जाती है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी हमें, अब वो देखना है। देखो, गुड्स तो कम हो रहे हैं, चाहे इस कैटेगरी में देखो चाहे इस कैटेगरी में देखो, गुड्स तो कम हो रहे हैं, तो सिंपल लॉजिक, परचेज क्या हो गया, क्रेडिट। यहाँ पे रीज़न था फ्री सैंपल, यहाँ था चैरिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फायर और थेफ्ट। तो हम पहली वाली एंट्री तो बहुत ईजिली समझ गए, यहाँ पे कर देंगे गुड्स
तो यही होगी ना हमारी एंट्री, गुड्स लॉस्ट इन फायर और थेफ्ट। यहाँ पे अब अगर फायर हुई होगी तो फायर लिखोगे, थेफ्ट हुआ होगा तो थेफ्ट लिखोगे, जो भी रीज़न होगा वो हमें यहाँ पे दिखा देना है। बट इस केस को मैंने अलग क्यों रखा, मैंने इसमें क्यों नहीं डाला, उसका रीज़न ये है कि इन दोनों ही चीज़ों का इंश्योरेंस होता है ना, कंपनी इंश्योरेंस से पैसे लेती है ना, इसीलिए इसमें वो वाली एंट्री जुड़ जाएगी। अब देखो, जब वो इंश्योरेंस के पैसे लेगी तो ये वाला जो खर्चा है वो तो ख़त्म हो गया ना। तो अब ये खर्चा अगर इंश्योरेंस करवा रखा होगा तब तो ये खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई अब एक काम करो, इंश्योरेंस वाले पैसे ले लो। अब खर्चा तो नहीं रहा, तो अभी तक जो डेबिट था इसको हटा दो, है ना। अब डेबिट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अब मैं यही चीज़ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड थेफ्ट। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं लिख रही। अब पैसे मिल रहे हैं मुझे इंश्योरेंस कंपनी से, तो मैं क्या लिखूँगी, अब पैसे मिलेंगे मुझे इंश्योरेंस कंपनी से, बट इंश्योरेंस कंपनी को पहले बताना पड़ेगा कि भैया मेरी फैक्ट्री में ये हादसा हो गया है। तो सबसे पहली जो एंट्री होती है वो इंश्योरेंस कंपनी को बताने की होती है। अब हम वो कैसे बताते हैं कि आप पहले इंश्योरेंस कंपनी को जगाएंगे कि भाई जगो, तो इंश्योरेंस का नाम लेकर आएंगे, चिल्लाएंगे इंश्योरेंस कंपनी, हमने यहाँ उसको जगा दिया, हमने उसको बुला लिया मतलब अपने खर्चे की जगह उसको खड़ा कर दिया कि भाई मेरा खर्चा हुआ था तुम दो। ठीक है, तो हमने अपने खर्चे की जगह उसको खड़ा कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बोलूँगी कि भाई पैसे दो, तो अब इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। पैसे देने की तो एक ही एंट्री होती है, हमें अब तक याद हो जानी चाहिए कि जब भी पैसा मिलेगा तो या तो बैंक या तो कैश डेबिट हो जाएगा। अब मेरे पास पैसा देने क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको जगाया था। अब जगाया था तो ये बोलेगा ना कि लो भाई पैसा लो, अपना काम ख़त्म करो। तो इसका काम ख़त्म करने के लिए ये जो डेबिट है इसको क्या करूँगी, क्रेडिट कर दूँगी। क्रेडिट करने के लिए टू इंश्योरेंस, ताकि मैं कभी फ्यूचर में इस इंश्योरेंस कंपनी के पास अगेन ना जाके बोलूँ कि नहीं भाई मेरा खर्चा दो, जो मेरी फैक्ट्री में आग लगने की वजह से हुआ है। तो वो क्या कहेगा कि नहीं भाई आपने मुझे यहाँ पे बोला था कि खर्चा दो, मैंने खर्चा दिया, तो अब आप मेरे लिए कोई भी लायबिलिटी नहीं हो। जब जब जो इंसान पैसा दे देगा उसके अकाउंट को पूरा ख़त्म करना बिज़नेस की जिम्मेदारी है, और वो पर्सन भी अपनी बुक्स में हमारे बिज़नेस का नाम पूरा ख़त्म करेगा। तो जिस तरीके से मैं इंश्योरेंस को अपनी बुक्स में लेकर आई थी, अब ख़त्म करूँगी क्योंकि उसने पेमेंट कर दी है। तो ख़त्म करने का क्या होगा, रिवर्स कर दो, अगर डेबिट करा है तो क्रेडिट कर दो। ये हो गई हमारी एंट्रीज इन द केस ऑफ गुड्स लॉस्ट इन फायर और थेफ्ट। अब एक और बात है, यहाँ पे जो भी वर्डिंग्स लिखी होगी वही आपको यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, जनरली टीचर्स वरना मार्क्स काट लेते हैं, अब टीचर से लड़ने कौन जाए, तो उनकी बात चुपचाप मान लीजिएगा। जनरली जो वर्ड लिखा जाता है यहाँ पे, या तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड थेफ्ट लिखा जाता है, या तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एंड थेफ्ट, यही दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कौन सी एंट्री की तरफ, मशीनरी परचेज। सुन के बहुत इजी लग रही है ना, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को बताना है। वैसे तो ये इजी है ही, वैसे तो कोई भी आप लोगों को मुश्किल लगी नहीं होगी क्योंकि रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। नाउ मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीनरी आई और कैश गया, दोनों के दोनों रियल अकाउंट में फॉलो करते हैं और दोनों के दोनों असेट अकाउंट को मानते हैं। तो जब असेट आई तो मैं डेबिट कर दूंगी, कौन सी असेट आई, मशीनरी आई, तो डेबिट कर दिया, मशीनरी को डेबिट कर दिया। और कौन सी असेट चली गई, मेरे पास से कैश चला गया, तो मैं क्या कर दूंगी, कैश को क्रेडिट कर दूंगी। अब कैश लिखो या बैंक लिखो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो जो भी बोल रहा हो, अगर चेक से पेमेंट कर रही हो तो बैंक लिखना है, अगर वो कुछ नहीं बोलता तो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो। अब मशीनरी आ गई तो डेबिट कर दिया, पैसा चला गया तो क्रेडिट कर दिया, सिंपल एंट्री है ना। अब यहाँ पे जो बात आती है ना, आपको कंपाउंड एंट्री में क्यों डाला है इसे, वो इसलिए डाला है कि कभी कभार ना मशीनरी के साथ मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के पैसे बता दिए जाते हैं कि मशीनरी खरीदी मैंने 50,000 की, लेकिन मैंने 1,000 रुपये का उसका इंस्टॉलेशन चार्ज दे दिया। तो अब इस इंस्टॉलेशन चार्ज का क्या करें। अब एक सिनेरियो देखो बच्चों, अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी, सपोज़ मैंने एक एसी खरीदा 25,000 का, ठीक है, उसको मैं एक काम कर रही हूँ कि डिलीवरी भी करवा रही हूँ अपने घर पे, तो वो क्या बोलते हैं, डिलीवरी भी आप पे करोगे, है ना। हर जगह डिलीवरी चार्जेस तो हमें पे करने पड़ते हैं। चलो हमने डिलीवरी चार्जेस पे करे 2,000 के। अब आपसे कोई पूछे कि आपका एसी कितने का पड़ा, तो आप क्या बोलोगे, भाई एसी तो 25,000 का था बट मुझे 27 का पड़ा क्योंकि मैंने डिलीवरी चार्जेस भी दिए थे। अब अगर तुम डिलीवरी चार्जेस नहीं दोगे तो तुम्हें भी 25 का पड़ेगा। ऐसे ही बात करते हो ना नॉर्मल में। तो अभी मेरे को मशीनरी कितने की पड़ी, मेरे को मशीनरी पड़ी है 51,000 की, ना कि 50,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं मशीनरी की वैल्यू लिखूँगी तो क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी 51,000 ना कि 50,000। ठीक है बच्चों, बस यही एक पॉइंट था जो हमें इसमें क्लियर करना था।
ठीक है। अब इसके साथ हमें जो नेक्स्ट एंट्री करनी है वो है सन्ड्री एक्सपेंसेस की। ये हमारी आज की लास्ट एंट्री है। इसके बाद हम 4 कंपाउंड एंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एक्चुअली उनको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा और ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमें इसको यहीं पे शॉर्ट करना पड़ेगा। बट सन्ड्री एक्सपेंसेस का पॉइंट हम क्लियर ज़रूर करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, तो आज हम तैयार हो गए हैं अपनी लास्ट एंट्री को करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, सबसे पहले देखो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, डेबिट होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज शुड बी डेबिट, तो सिंपली इसको डेबिट कर दो बिना कुछ सोचे समझे। सन्ड्री एक्सपेंसेस शुड बी डेबिट। पे करे हैं तो या तो आपने कैश से पे करा होगा या बैंक से, 2 ही रास्ते हैं ना पे करने के। तो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। अब जब जब कैश गया मेरी एसेट हो गई कम, एसेट होती है डेबिट, जब कम करी तो क्रेडिट। एग्जैक्टली ओके, तो हमारी हो गई सारी की सारी एंट्रीज कंप्लीट। बीच में नरेशंस नहीं लिखी थी तो आपको वो खुद फिलअप करनी होंगी। और अब आपको मैं होमवर्क देती हूँ, इससे जुड़े हुए सारी एंट्रीज आप लोगों को करनी है। और जहाँ पे भी डाउट हो, यू नो व्हाट टू डू, आप हमें मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइडेड है, और कॉमेंट करके तो अपना डाउट पूछ ही सकते हैं। बट do ask your doubt, और उससे पहले do like, share and subscribe to Simra Classes. See you in the next video. Thank you.